नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें घटना तो हुई, लेकिन की किसने। और घटना छोटी मोटी नहीं, राजस्थान के तत्कालीन नागौर जिले की डांगावास, जो अब डीडवाना कुचामन जिले का हिस्सा है, उसमें 2015 के दरमियान एक जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या हुई। ट्रैक्टर से कुचलने के राजस्थान की सियासत में बड़ा बवाल मचा। उस समय काफी धरने, प्रदर्शन, ये वो बहुत कुछ हुआ। सीबीआई की मांग की गई, सीबीआई ने जांच भी कर दी, लेकिन जिन्हें 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था, बड़ी बात यह है कि एससी एसटी अदालत ने उन्हें सबको बरी कर दिया, क्योंकि जिनकी मौत हुई वो दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है व्यवस्था में कि मर्डर हुआ, लेकिन किया किसने। अदालत के लिए पहले ही कहा जाता है कि अदालत न्यायालय नाम है, लेकिन न्याय नहीं होता, फैसले होते हैं, क्योंकि फैसले टिके होते हैं आपके एविडेंसेस। आपने जो एविडेंस दिया होगा उस पर फैसले होते हैं। कई बार अदालत बड़ी सख्त टिप्पणियां भी करते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा अफसोस है कि हमें फैसला सुनाना पड़ रहा है, लेकिन जांच अधिकारियों ने किस तरह से इसका परीता किया है ये साफ जाहिर। इस केस में ऐसा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। खैर, हमारे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। राजेश मूता साहब हमारे साथ एडवोकेट हैं, प्रीति शर्मा जी हमारे साथ भाजपा से हैं, और उस भारद्वाज साहब कांग्रेस से हैं, और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं मूता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जी सर। इस घटनाक्रम को अगर हम देखें, हालांकि घटनाएं पहले भी बहुत सारी ऐसी आई हैं सामने अदालतों के फैसले में कि जब एविडेंस ही नहीं मिला तो सबको संदेह के लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। ये भी कुछ ऐसा ही केस है। सीबीआई ने जांच की, 40 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन मजबूती से पैरवी नहीं हुई या ठोस आधार नहीं बता पाए, सब लोग बरी हो गए। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे मैटर वाकई चिंता का विषय है हमारे सिस्टम के लिए, और या नॉर्मल बात है ये? नहीं सब ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि 2015 का जो मामला था, सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट फाइल हुई, प्रोसिक्यूशन ने 42 गवाहों के इसमें बयान दर्ज करवाए, डिफेंस साइड से 8 जनों के बयान हुए, और लगभग 11 वर्ष के बाद जो फैसला आया उसमें कोर्ट ने 40 जनों को कई ग्राउंड्स के आधार पर बरी किया, जिसमें मुख्य ग्राउंड ये था कि सीबीआई या जो प्रोसिक्यूशन था वो उन लोगों की आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पाया था जिन लोगों ने ये मर्डर किया था या जिन लोगों ने हत्या करी थी। जबकि गवाह का जो घटना का चश्मदीद गवाह जो है वो अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है, जो खुद कंप्लेनेंट है। अब पता नहीं कोर्ट ने उसके बयानों को, अर्जुन राम जी के बयानों को किस आधार पर डिसबिलीव किया है, ये तो पूरा जजमेंट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से कई खामियां थी, इन्वेस्टिगेशन में कई खामियां थी, और जो मर्डरर्स थे, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया, उन लोगों की शिनाख्त कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई, या जो जिन लोगों को सीबीआई ने एक्यूज बनाया था उन लोगों की घटना से कोई शिनाख्त प्रूव नहीं हो पाई। कोर्ट ने सबसे बड़ा कारण तो ये माना। 245 पन्ने के जजमेंट में कोर्ट ने कई सारी चीजों को डिस्कस किया है, और सबसे बड़ी बात तो इसमें सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सबसे बड़ी उजागर जो कमी रही उसको कोर्ट ने उजागर किया कि 21 दिन के बाद फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वहां घटना स्थल पर पहुंचती है, और उसके बाद भी उन्होंने जिस ट्रैक्टर से 3 लोगों को उन्होंने चलाकर मारा, उस ट्रैक्टर को उन्होंने रिकवर नहीं किया, उसके ऊपर जो ब्लड के स्पॉट्स थे उसको उन्होंने रिकवर नहीं किया, गवाहों की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो इन सब घटनाओं को लेते हुए कि एक्यूज का इनसे कनेक्शन नहीं साबित होता कि इन लोगों ने मर्डर किया, तो कोर्ट ने इस आधार पे उन लोगों को बरी किया, और कोर्ट का पूरा फैसला आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि इसमें क्या है। लेकिन चूंकि एक न्यायिक व्यवस्था है, तो आगे इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था के आधार पर ही हमको चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय में देनी पड़ेगी। तो सरकार को इसमें लीव टू अपील फाइल करनी चाहिए, और जो विक्टिम लोग हैं, जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, या जो लोग हताहत हुए हैं, इसमें जो लोग घायल हुए हैं, वो लोग हाईकोर्ट के सामने सीधे भी अपील फाइल कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि 11 साल के बाद बरी होना और उसके बाद फिर हाईकोर्ट में अपील फाइल करने पर भी क्या आगे 11 साल में ये अपील तय हो पाएगी, ये सबसे बड़ा विचारणीय मुद्दा है।
हाई कोर्ट के पास और फिर अपना रूल्स के अकॉर्डिंग वापस इसका इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता। आप एविडेंसेस के आधार पे हाई आप कोर्ट, अपनी दलीलें दे सकते हैं। देखिए एसटीएससी कोर्ट ने तो खुद सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दे सकती है, और चूंकि हाई कोर्ट में अपील होगी तो अपीलेट जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट को इस तरीके से री इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं है। हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द कंप्लीट अपील रीट्रायल का डायरेक्शन दे सकती है। अब वहां पर देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट को कौन सी बात अपील करती है और किन मुद्दों पर वहां पर सरकार अपना पक्ष रखती है। तो री इन्वेस्टिगेशन का हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। री इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ओनली सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान के अनुच्छेद 136 142 ये के तहत रेयर एंड रेयरेस्ट केस हो तो उस पोजीशन में दिया जा सकता है। रेयर एक्ट और रेयरेस्ट केस में हाईकोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी जो है, जो अब उसका नया सेक्शन 518 बीएनएसएस है, उसमें दिया जा सकता है, या आर्टिकल 226 में भी दिया जा सकता है। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा सीरियस नेचर होना चाहिए जो बिल्कुल ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में हाई कोर्ट दे सकती है। पर चूंकि यहाँ अपीलेट जुरिसडिक्शन में हाई क्योंकि कोर्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तो अपील पे तय होगा कि अपील, क्योंकि इसमें अपील होना तय है, विक्टिम पे भी कर सकते हैं और सरकार भी जा सकती है, भी कर सकती है। दोनों को पावर है, दोनों को अपना राइट अख्तियार करना चाहिए। और मेरा तो मामला है कि चूंकि इस मामले में 40 लोगों को कोर्ट ने बरी करा है, तो हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि डे टू डे के बेसिस पर इसकी सुनवाई करके इस अपील को आउट ऑफ द टर्न सुना जाए, और डे टू डे के बेसिस पर सुनकर इसको महीने 2 महीने में इस अपील को तय किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि क्या ट्रायल कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो सही है, या जो विक्टिम लोगों को बरी किया है वो सही है। सच्चाई सामने आ सके, कोर्ट कितना एविडेंस को एप्रिशिएट करती है, ये देखने वाली बात है सब। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। प्रीति शर्मा जी हमारे साथ में, उनके पास में जाना चाहूंगा। मैं इस पे राजनीति काफी हुई, हालांकि मुझे लगता है कि राजनीतिक दल हैं, राजनीति करेंगे, पर राजनीति से ज्यादा जरूरी है कि हाँ, वास्तव में अगर घटना हुई है तो पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिल सकता है या इसके फैक्ट्स का पता लगना चाहिए, उस पर अगर चर्चा हो तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो। लेकिन क्योंकि अभी जूली साहब गए थे उस परिवार से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि घटना हुई 2015 में, तब भी भाजपा की सरकार थी, और जब अदालत ने फैसला सुनाया तब भी बीजेपी की सरकार है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार को इसमें न्याय दिलाने के लिए आगे जाना चाहिए और अपील करनी चाहिए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बताना चाहूंगी कि इस घटना पर ये बहुत संवेदनशील मुद्दा था। एक परिवार के मुखिया चले गए, परिवार के लोग खत्म हो गए, और परिवार एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हिंसा थी। वो हिंसा क्योंकि लोग इकट्ठा थे। और जहां तक टीकाराम जूली जी के बयान की बात है कि बीजेपी की सरकार थी जब घटना हुई, और जब रिजल्ट आया तब भी बीजेपी की सरकार है, तो मैं उनको ये भी बताना चाहूंगी कि जब ट्रायल चला था तो 2018 में ट्रायल शुरू हुआ था, 2019 में हाईकोर्ट ने इंटरफेयर करके उस ट्रायल पर रोक लगाई थी। और क्यों रोक लगाई थी? क्योंकि गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। हाईकोर्ट के प्रेशर के बाद हाईकोर्ट ने 3 महीने तक ट्रायल को रोका भी था, और इसीलिए रोका था कि जो लोग गिरफ्तार होने चाहिए, जो 40 आरोपियों के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी, उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद ट्रायल वापस शुरू हुआ। तो ये तो जो टीकाराम जूली या कांग्रेस के लोग कहते आए हैं, और इनको एक मुद्दा चाहिए, प्रोपोगंडा चाहिए कि भाजपा की सरकार थी, इसीलिए 2015 में पुलिस से सीआईडी से होते होते सीबीआई तक जांच पहुंची। भाजपा की सरकार थी, इसीलिए मुआवजा दिया गया। और अगर आप न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था में हम लोग पूरा विश्वास भी रखते हैं, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि न्यायालय ने टीका टिप्पणी भी की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना हुई है, और स्पष्ट रूप से, लेकिन कोई एक जो अपराधी है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। उसका कारण भी था। आपने अगर थोड़ा बहुत जजमेंट को मैंने भी पढ़ा है, पूरा तो नहीं पढ़ पाई मैं भी, क्योंकि 245 पेज का जजमेंट है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो मरे हुए मृतक हैं, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी पत्नी, वो तक नहीं पहचान पाई हैं, वो तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाई हैं कि किसने मारा। तो आप ये देखिए कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था दस्तावेजों पर डिपेंड करती है। और दस्तावेज कहां से आएंगे? में से जो गवाह बनाए जाएंगे, उन किनको बनाया जाएगा? जहां पर 200, 250, 500 लोगों की भीड़ हो, 2 समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए हों, और इसको प्रोपोगंडा जाति विशेष को लेके, जातिवाद को लेके जो कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही है कि क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
लिए सभी समाज जो है सर्वमान्य है, सभी समाज की उतनी ही इज्जत है जितनी स्वर्ण समाज की है, उतनी ही दलित समाज की है, क्योंकि जो इंसान होता है उसमें समाज नहीं होता। एक इंसान खत्म हो गया, एक परिवार खत्म हो गया। जब न्याय के लिए हम जब न्यायालय में जाते हैं तो वहां पर दस्तावेज में न्यायालय ने साफ टिप्पणी की है कि घटना हुई है, मृत्यु भी हुई है, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि भाई किसने वो अपराध किया, संदेह का लाभ देते हुए वो बरी हो गए। तो आप अगर न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर उंगलियां उठाते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि संवैधानिक संस्थाओं को दस्तावेज के साथ साथ पूरे लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना होता है। अब उस पर हमें मजबूती के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस पर सरकार जो कानूनी सलाह लेकर आगे विचार करेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस पर कर रही है कि हमारी सरकार थी तब रिजल्ट आया और हमारी सरकार की तब घटना हुई, तो हमारी सरकार के दौरान में जब सीबीआई जांच में गई, मुआवजा दिया गया। इवन आप देखेंगे कि जजमेंट में ये भी लिखा गया है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, तो सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। सरकार पीड़ित पौरस जी आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार को जो स्टेप्स उठाने वो उठाएगी, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। बीजेपी का ये कहना है कि हर चीज में मीन मेक निकालना चाहिए। पौरू जी से ये भी पूछ लीजिएगा कि विचारण तो आपके दौरान में चला था, तो टीकाराम जूली जी जब ये कहते हैं कि घटना हमारे शासनकाल में हुई और रिजल्ट हमारे शासनकाल में हो, तो ये वर्ड क्यों भूल जाते हैं कि जो विचारण शुरू हुआ था वो 2018 में शुरू हुआ था। मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, मैं जो न्यायालय ने जजमेंट दिया उसमें किसी पार्टी का या किसी भी संस्था का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उच्च न्यायालय का अपना एक अलग से अस्तित्व है और उसी के आधार पर वापस लौट रहा हूँ। मूसा साहब वापस आऊंगा मैं। पौरुष जी आपके पास में आना चाहूंगा। ट्रायल आपके वक्त हुआ, घटना बीजेपी के वक्त हुआ, परिणाम जो घटनाक्रम का जितना भी ट्रायल चला उसके बाद में जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के टाइम पे आया। ये आपका घटना से लेकर के यहाँ तक का सफर तो बीजेपी की सरकार ने की, लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रायल आपके वक्त हुआ, तो ये नहीं लगता है कि दोनों की तरफ से खामियां रही हैं अगर इसको एक उससे मान करके चलते हैं तो? योगेंद्र जी देखिए, जब हम लोग किसी डिबेट में बैठते हैं तो हमारा फर्ज न सिर्फ ये होता है कि हम लोग हमारा पक्ष मजबूती से रखें, बल्कि हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको हम तथ्यों से अवगत कराएं, सत्य से अवगत कराएं, और उनको जो अनभिज्ञ लोग हैं उनको हम विज्ञ कराएं। देखिए, हमारे आजादी के बाद में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा और जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू किया, उस समय दलितों की स्थिति थी, और आज आजादी के 75 वर्ष बाद जब कुछ लोगों के द्वारा आरक्षण हटाने की बात की जाती है या फिर दलितों को बराबरी की बात की जाती है, तो ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर प्रीति जी सुनिए, आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, आप बीच में प्लीज इंटरप्ट नहीं करेंगी। आप सुनिए एक बार इनको, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आप बोलने दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज नहीं, आप सुनिए उनकी बात को, क्या कहना चाह रहे, बीच में नहीं बोले। नहीं प्रीति जी प्लीज नहीं बोलेंगे बीच में। आपको सुना है उन्होंने जो आपने कहा, आप सुनिए की हिम्मत रखिए, आप बैठिए आराम से, सुनिए आप उनको, बोलिए। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी 2015 में ऐसी घटना होना और 2026 के अंदर जो है इस प्रकार के निर्णय आना निश्चित तौर पर इस सोच को मजबूत करता है कि आज भी हमारे समाज में एक पिछड़ा वर्ग है कि जिसको उपेक्षा से न सिर्फ देखा जाता है। न्यायालय के निर्णय पे आपको कमेंट करने का अधिकार नहीं है। आपकी बात आ जाएगी, प्लीज ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कहना क्या चाह रहे हैं, अभी तो सुनिए तो सही, क्या कहना चाह रहे हैं? विषय से भटक रहे हैं साहब, विषय से भटक रहे हैं। सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए उनको, सेंटेंस तो पूरा करने दो एक बार, उनको शुरू ही तो किया। आप लोग आप लोग बताओ। मैं इस बात को कह रहा हूँ आपसे कि आज जब इस प्रकार के 2015 में जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और 2026 में जब इस प्रकार के निर्णय आते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें हमारे सरकारों के नाते या फिर हमें हमारे समाज के नाते हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जो है हम लोगों ने देखिए मैं आपको क्षमा चाहूंगा, मूसा साहब प्लीज एक बार बोलने दीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन जुड़े, अगर सारे लोग बोलना शुरू करें किसी की आवाज नहीं जाएगी। एक बार उनको बोलने दीजिए, अभी आऊंगा आपके पास। जी मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि देखिए कि ये निश्चित तौर पे हमारी सामाजिक व्यवस्था पे और हमारे राजनीतिक व्यवस्था पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके भी पेश करी थी। ये कह रहे थे कि भाई 2015 में हमारी सरकार थी, हमने सीबीआई को जांच दी, हमने मुआवजा दे दिया, और दूसरी तरफ अभी कह रहे हैं कि साहब कोर्ट ने ऐसे कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। दोनों बातों में विरोधाभास आ गया। दूसरी बात योगेंद्र जी, मैं आपकी बात भी कहना चाहूंगा, प्रीति जी ने भी इस बात को कहा कि बोले साहब कि बीच में जो है 18 के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार नहीं हो पाए, वहां जो गिरफ्तार
हुए, उन्होंने सरेंडर कर दिया और बाद में मुकदमा चला। मैं प्रीति जी, आप खुद एडवोकेट हैं, आपको इस बात की जानकारी है आपको, और आप झूठ बोल करके दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं कि जो मामला जब सीबीआई के पास चला जाता है तो सीबीआई ही उस केस का आपको सुना है मैंने। देखिए, ये मेरी डिबेट का ये स्तर नहीं है। आप सब लोगों को पूरा अवसर दूंगा, आपको बोलने का मौका, बीच बीच में नहीं बोले, आप अपनी बात करिए फोरुज जी। मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे कि देखिए 2015 में जब केस 2015 के बाद में जब घटना के बाद में केस सीबीआई को चला गया तो निश्चित तौर पे उसके तथ्य जुटाना, उसके सबूत जुटाना, अदालत में चालान पेश करना और अदालत में उस पूरे मामले की पैरवी करना सीबीआई का काम होता है। और 2014 से लेकर के आज के तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। इस बात को हम लोग हर कोई जानते हैं, इसलिए अपनी कमियों को कांग्रेस के माथे भी चिपकाने का एक कुत्सित प्रयास तो बंद कीजिए और आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और खास करके दलित समुदाय से कि जिसको एक दलित उत्पीड़न का मामला जिसको आप यहां पर जमीन विवाद के रूप में पेश कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आप अपनी कार्यप्रणाली में विफल रहे। पहली बात तो आप दलितों की सुरक्षा करने में विफल रहे और उसके बाद जो सुरक्षा नहीं कर पाते उनको न्याय तो दिलाते कम से कम। और यहाँ पे वकील साहब सुनिए, ये गंभीर घटना है, मैं आपकी बात से सहमत हूं और सभी मान के चलते हैं। इनमें से जो भी बैठे पैनलिस्ट को ये नहीं कहेगा कि बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग जातिवाद के उस स्तर से बहुत ऊपर हैं। ये ऐसे दरिंदगी कहीं होती है तो समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाता है उसको। शर्मिंदगी तो समाज को सभी को आना चाहिए, लेकिन दलितों के खिलाफ ये पहली घटना है जिससे केवल बीजेपी को तो शर्म आए और दूसरी पार्टियों को नहीं आनी चाहिए। नहीं योगेंद्र जी, देखिए मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अदालत की टिप्पणियां जो हुई, पहली बात तो ये इसको इस रूप में पेश कर रहे हैं कि साहब हम अदालत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम अदालत पे उंगली नहीं उठा रहे, अदालत जो है खुद दुखी है। अदालत ने इस पूरे मामले में सीबीआई को फटकारा है, अदालत ने जो है पुलिस को फटकारा है और अदालत ने कहा है कि जांच के समय जो पुलिस के द्वारा तथ्य पेश किए गए, बाद में सीबीआई के द्वारा तथ्य पेश किए गए, उनमें आपस में विरोधाभास है। और अदालत ने यह भी टिप्पणी करी है कि सीबीआई जैसी पौरुष जी, आपकी बात है कि एक और अतिथि हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से इस मामले को पूरा उन्होंने पढ़ा है। जोशी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। घटना हुई है, फैसला आ गया, फैसले सारे एविडेंसेस पे टिके होते हैं, कोई नई बात नहीं, हमारा सिस्टम यही है। अदालत चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनको अपने निर्णय जो है वो एविडेंस पे देने हैं। पूरे घटनाक्रम में ये भी तय है कि हत्या हुई है, लेकिन दोषी कौन है? जिन आरोपी बनाए गए तो सारे बरी हो गए। तो क्या होगा इस तरह की घटनाओं का? योगेंद्र जी, एक तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जो मैं देख रहा हूं 2 दिन से, कि राजनीतिक चश्मों से अगर देखेंगे तो फिर जिस पार्टी का शासन है, जिस पार्टी के शासन में घटनाएं घटी हैं या वो सजा हुई है या जमानतें हुई हैं, फिर वो पार्टी जिम्मेदार है। और अगर मान लीजिए चश्मे से नहीं देखते हैं और अनुसंधान के तरीके से देखते हैं तो सीबीआई ने और पुलिस ने जो जांच की है उनमें इतना विरोधाभास है कि न्यायालय ने 2022 में जब अभियुक्तों की जमानतें लगी, उस समय में जो बयान लिए गए थे, पुलिस ने लिए, सीबीआई ने लिए, और सीबीआई ने एक बार नहीं लिए, 2-2, 3-3 बार लिए, तितंबा बयान लिए, जबकि बयानों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। लेकिन इनमें इतना विरोधाभास था कि एक अभियुक्त मौके पर है, उसने किसके साथ मारपीट की, उसके हाथ में क्या हथियार था, दूसरे अभियुक्त ने क्या किया, ट्रैक्टर कौन चला रहा था, ट्रैक्टर के नीचे किसको मारा गया, इन सब चीजों के विरोधाभास इतने थे कि 2022 में इनकी जमानतें हो गई। फिर दूसरी बात यह है कि आप देखिए 40 आदमी 6 आदमियों को मारते हैं। अरे भाई, अनुसंधान का तरीका है कि अगर मारते हैं तो किसने किसको मारा, किसने किस पे लाठी चलाई, किसने किसके चोट मारी, ये सब बारीक चीजें इसमें अनुसंधान में देखी जाती हैं। हमको ये देखना है कि हमारे देश का अनुसंधान सन 1947 के बाद से कितना डेवलप हुआ। अभी भी हमारे अनुसंधान में रत्ती भर फर्क नहीं आया। वो का वही फर्क है, जिसका शासन होता है वो अपने शासन की वाई करता है और जिसका शासन नहीं होता है तो वो कमियां दिखाता है। अब इनमें जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध नहीं कर पाई अभियोजन। और अभियोजन कौन है? अभियोजन है वकील। कौन से? सरकारी वकील, और साथ में पुलिस वाले। अब आप बताइए, सीबीआई इतनी बड़ी संस्था है जिसने अगर बयान कराए हैं कोर्ट में और 2022 में उनकी जमानतें हो गई, तो ये चुप क्यों बैठे रहे? अगर उसमें कोई कमियां थी, बयानों में कमियां थी, हथियारों में कमियां थी, मौके पे कौन थे उसमें कमियां थी, तो सीबीआई उसको पूरा कर सकती थी, लेकिन पूरा नहीं किया।
जैसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। आप बताइए न्यायालय ने कितनी टिप्पणियां की हैं। मैं समझता हूं ये टिप्पणियां ये हमारी सीबीआई और पुलिस के अधिकारियों और इन संस्थाओं को डूब के मर जाना चाहिए। इतनी गंभीर टिप्पणियां की है इन्होंने कि ये घटना स्थल को ही मरने वालों से नहीं जोड़ पाए। इनके बयान में इतने विरोधाभास थे कि उनको छोड़ना पड़ा, बरी करना पड़ा। और बात यह है कि इसके अंदर जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल को अभियुक्तों से, उस घटना स्थल को मृतकों से और एफएसएल को और एफएसएल की जांच को और जो उनके चोटें थी उनके रिपोर्ट्स को, मेडिकल रिपोर्ट्स को ये जोड़ ही नहीं पाए। मतलब कितनी शर्म की बात है। और हम इन संस्थाओं को, अरे योगेंद्र जी, मैंने ये सीबीआई के साथ इनके साथ काम किया है, ये बिना मेरे पूछे कुछ करते ही नहीं थे। वहां वो जाते हैं जो रिजेक्टेड पर्सन होते हैं ना पूरे इंडिया के पुलिस के, जिनको कहीं नहीं मिलती जगह। आईबी, अब बताओ आईबी का वहां सीबीआई में क्या लेने जाएगा? एपी का सीबीआई में क्या लेने जाएगा? अरे वहां इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए और वो एक्सपर्ट नहीं होते। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा रहता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सीबीआई हो कोई स्वतंत्र नहीं है, पुलिस हो कोई स्वतंत्र नहीं है, फॉरेंसिक साइंस हो कोई स्वतंत्र नहीं है, एफएसएल कोई स्वतंत्र नहीं है। आप कुछ भी किसी से भी कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मर रहे हैं ये 40 आदमियों ने इनको मारा है तो सजा होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ जिम्मेदारी का कोई प्रावधान ही नहीं है योगेंद्र जी। है जयपुर के अंदर ब्लास्ट के अंदर 80-85 आदमी मर गए और 150 घायल हो गए। और आप बताइए इनको शर्म नहीं आती है कि उनके मारने वाले ये नहीं थे? मारने वालों को लाइए। ये मैं इन राजनीतिक दलों के ऊपर कहता हूं कि इन राजनीतिक दलों को डूब के मर जाना चाहिए कि 70-80 आदमी मर गए और फिर उसके बाद में वो बरी हो गए और मारने वालों का इनको पता नहीं है और हर चीज में राजनीति करते हैं। ये राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने का पॉइंट नहीं है। ये आपको आईना दिखा रहा है कि आपके पुलिस वाले, आपकी सीबीआई कितने इंटेलिजेंट है कि वो इनको सजा तक नहीं दिला पाए। और आप कह रहे हैं आगे हाई कोर्ट में जाएंगे साहब। अरे भाई, बेसिक जगह ही आप हार गए। स्पेशल कोर्ट जो विस्तृत अनुसंधान करता है उसी के अंदर आप हार गए। आप उनको कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां क्या करेंगे? हाई कोर्ट में पहले ही बयान हो चुके, उन बयानों में मुलजिमों को अपराधियों से और अपराधियों को घटना से नहीं जोड़ पाए। इसलिए मेरा कहना यह है, राजनीतिक मत करिए और इस घटना के अंदर दोनों पक्ष मिलकर इन लोगों की सहयोग करिए और सही मुलजिमों को सजा दिलाइए। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिन से फैसले के बाद से राजनीति हुई है, 2015 में भी राजनीति हुई, इस वजह से राजनीतिक दलों को हमने जोड़ा। मेरी पहले इच्छा थी कि राजनीतिक दलों को इसमें जोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक बड़ी बात ये कही है जो मैं भी कहना चाहूंगा कि समाज का हिस्सा है राजनीतिक दल, बहुत बड़ी अप्रोच रखते हैं सही को सही और गलत को गलत साबित कराने के लिए। क्यों? आंसू पहुंचने से काम नहीं, आंसू तभी पूछ सकते हैं कि जब पीड़ितों को न्याय मिल सके। और ये भी बात सही है कि ऐसे अनुसंधान में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं फंसना चाहिए कि जिसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं है, पता लगे कि उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे लोग भी नहीं होने चाहिए। मैं समय का मैं 30-30 सेकंड के लिए आना चाहूंगा। प्रीति जी आपके पास भी और पौरुष जी सभी के पास में। अब इसमें चलिए, सरकार अपील में जा सकती है, सरकार के पास में भी रास्ता है, पीड़ित भी जा सकते हैं, ये हमारा क्योंकि प्रोसेस है ये तो न्यायपालिका का। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में इस घटनाक्रम में कुछ लेकुना रहा है कि जिसकी वजह से जिन्हें आरोपी माना गया था वो भी छूट गए। जैसे जोशी साहब करेंगे, जमानत इसी आधार पे मिली कि ये तो घटनाक्रम वाली जगह से ही कंपाइल ही नहीं कर पाए, तो जमानत तो मिलनी थी। और जमानत के दिन ही मुझे लगता है संकेत भी हो गया कि ये बरी भी होंगे। योगेंद्र जी, ऐसा नहीं होता कि जमानत मिलने का मतलब भी होंगे, क्योंकि जमानत जो होती है वो इस आधार पे भी दी जाती है कि ट्रायल काफी लंबा चलेगा। तो जमानत को आप ये नहीं आधार बना सकते। जोशी साहब ये कह रहे हैं कि जो आधार बनाया घटना स्थल को ही एजेंसी जोड़ नहीं पाई कि हाँ घटना स्थल का साथ में क्या रहा, उस आधार पर बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज करना चाहूंगी, जैसा कि पौरुष जी बार बार दलित समुदाय से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं था कि 2015 में शुरू हुआ था।
1967 से स्टार्ट होते होते ये मुद्दा 2015 में इस हिंसा में तब्दील हो गया। और हिंसा में तब्दील क्यों हुआ? केवल एक पंचायत के फैसले की वजह से, एक बड़ी हिंसा में तब्दील हुआ पंचायत के फैसले की वजह से। ये तो पौरुष जी जो तथ्य बताना चाह रहे हैं, जो भटकाना चाह रहे हैं मुद्दे से, और रिजर्वेशन और दुनिया भर की चीजें इन्होंने बता दी। तो 2015 में जब ये घटनाक्रम हुआ तो एक पंचायत के एक फरमान की वजह से ये घटनाक्रम हुआ। और योगेंद्र जी, जमानत देना या बरी होना ये न्यायिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। न्याय प्रणाली ने, उन्होंने दस्तावेजों में क्या देखा क्या नहीं देखा, जो भी लैक्यूना उन्होंने देखा, तो उसमें एक लैक्यूना ये भी है कि जो मृतक हैं उनके बेटे, उनकी पत्नी जो उस घटना स्थल पर मौजूद थी, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस जमीन को लेके विवाद था, उस जमीन पर जो मृतक हैं वो और साथ में जिनका कब्जा था उनके समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। और इसको SC ST से और दलित समुदाय से सिर्फ इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि समुदाय नहीं, जाति, समाज और जाति, समुदाय बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं वही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि वहां पर जो कब्जा था वो जाट समाज का था। समय हो गया। तो सिंपल सी बात है कि इसको राजनीतिक रंग ना देते हुए पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले उस पर हमें विचार करना बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही। पौरुष जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, आप जा रहे बयान दे सकते हैं, लेकिन इस पे फोकस करना चाहिए कि इनको न्याय कैसे मिल सकता है, जो आप लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन न्याय का रास्ता भी बताइए। योगेंद्र जी, देखिए, कहना बहुत आसान है कि राजनीति मत कीजिए, परंतु देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, राजनीति के तहत ही सरकारें चुनी जाती है और राजनीति में थोड़े से कम नंबर मिलने पे विपक्ष में बैठा जाता है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार कैसे दोषी नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब है ना 21 दिन तक, जो 21 दिन बाद में FSL वैन वहां पे मौके पे पहुंची, ट्रैक्टर जो जिससे हत्या होनी बताई गई उसको इन्होंने रिकवर नहीं किया, क्या विधि मंत्री का इसमें जो है पक्ष नहीं है? क्या गृह मंत्री के नाते गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जांच एजेंसी का लगातार उसको वॉच करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कि भैया इतना बड़ा कांड हो गया, बताओ आपने क्या सबूत जुटा है? क्या गृह मंत्री फाइल को अपने पास नहीं मंगवा सकते? और क्या हर मामले की सरकार जांच करी, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हमें पता है। आप क्या कहना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बजाय किसी तरह की राजनीति करने के जो पीड़ित पक्ष है उनको बेस्ट और कॉम्पिटेंट लॉयर्स अवेलेबल कराना चाहिए। बात तो सुनिए, आपका सलाह दे रहे हैं, चुनावी सलाह दे रहे हो, आपको सलाह दे रहे हैं। अरे सब सलाह दे रहे हैं, सलाह तो सुनिए जी, प्लीज। दोनों पार्टी को मेरा पौरुष जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी। मेरा सर इतना है कि दोनों पार्टियों को कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, पीड़ित लोगों को न्याय मिले। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट फाइल लीव टू अपील बिफोर हाई कोर्ट, एज वेल एज कांग्रेस पार्टी शुड अपॉइंट वेरी गुड लॉयर्स टू रिप्रेजेंट एंड टू सपोर्ट दी विक्टिम्स। उनकी तरफ से जो अपील फाइल होती है कांग्रेस पार्टी उनको बेस्ट लॉयर्स अवेलेबल कराए। ये बात कह रहे हैं बहुत सारे आपके पास में, उनको उपलब्ध कराइए। चलिए जोशी साहब, लास्ट आपके पास में आना चाह रहा हूँ, समय कम है, 30 सेकंड में आपकी बात जानना चाहूंगा कि अब क्या फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि घटना हुई है, न्याय जरूर मिलना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, अब इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका, हाई कोर्ट कोई गवाहों के बयानों को और इनको एविडेंसों को इनको दोबारा से नहीं देखता है, इसलिए निपटारा तो हो चुका। इसमें इतना निपटारा हो चुका कि आप कितने भी बड़े बड़े वकील कर लीजिए, कोई भी इनको दोबारा से सजा नहीं दिला सकता। मैंने देखा है 1% मामलों में कोई सजा बदलती है, जिसके अंदर घपले नहीं हो, इसके अंदर तो इसमें तो अपराधियों को बताया गया घटनास्थल पर, एक गवाह ने बताया घटनास्थल पर नहीं बताया, एक ने कोई घटना को नहीं बताया, एक ने क्या किया है, इसलिए अलग अलग बयानों को अब ऐसे मैं समझता हूँ महारथी वकील राजस्थान में नहीं है जो इनको सजा दिला पाते हैं। और अगर सजा हो जाए तो आप एक बार डिबेट कर लीजिएगा, मैं डिबेट में आ जाऊंगा। चले, बहुत बड़ी बात कही आपने।
ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वास्तव में घटना हुई है, घटना का दोषी कौन है, दोषी को उस अंजाम तक पहुंचा सके, ये हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।